अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता हफ्ते किसी हंगामा खेज सूरत हाल के बरक्स पुरसुकून तरीके से बुशरा बीबी की रिहाई हो गई थी और हुक्काम की जानिब से उन्हें मजीद जेल में रखने या दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश भी नजर नहीं आई थी। तब से पीटीआई पर डील या पसे पर्दा किसी पेशरफ्त के इल्जामात लग रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, मगर पीटीआई मुसलसल इसकी तरदीद कर रही है। मगर अब साथ ही इसे अंडरस्टैंडिंग का नाम भी दे रही है। और अहम बात यह है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे शक्कू को शुबात बढ़ते जा रहे हैं और डील या राब्तों की अफवाहों को तक़वियत मिल रही है। इमरान खान जो हर समात में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने के लिए खुद मौका तलाश कर रहे होते हैं, सहाफ़ियों के सामने सियासी सूरत हाल पर मौक़िफ़ देते थे, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर नाम लेकर तनकीद कर रहे होते थे, मगर वो अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जेल कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान गुज़िश्ता 2 दिनों से मुकम्मल खामोश हैं। ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना कोई धमकी दे रहे हैं, ना सहाफ़ियों से सवाल जवाब कर रहे हैं और ना ही अदालत से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। आज अडियाला जेल में 2 मुकदमात की समाअत हुई, जिनमें से एक 9 मई से मुताल्लिक केस था, जबकि दूसरा 190 मिलियन पाउंड का केस था। मगर दोनों केसेस की समाअत के दौरान इमरान खान खामोश रहे और किसी सहाफ़ी से बात नहीं की। कल भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई थी, इसमें भी इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से कोई बात नहीं की। सिर्फ यही नहीं, खुद बुशरा बीबी रिहाई मिलने के बाद से खामोश हैं और उनकी तरफ से भी डील की खबरों की तरदीद सामने नहीं आ रही है। हालांकि जब वो जेल में थी तो पेशियों के दौरान अक्सर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करती, बराह रास्त तनकीद करती और माजी में ऐसा भी हुआ कि इमरान खान ने उन्हें ज़्यादा बोलने से रोका, मगर वो बोलती रहीं, मगर अब वो खामोश हैं। जबकि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपनी खबर में पहले ही बता चुके हैं कि पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया था, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये किस तरह का किरदार था। और फिर अगले दिन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खुद अली अमीन गंडापुर ने द न्यूज़ से बात करते हुए बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इस सारी सूरत हाल पर रद्दमल देते हुए कहा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अली अमीन गंडापुर के किरदार की वजह से ही फैसला करने वाले लोग कन्विंस होते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक किरदार का ताल्लुक है तो आपने देखा है गंडापुर साहब ने जितनी जद्दोजहद की है, इतने एहतजाजों को लीड किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक अहम किरदार है, जिसके नतीजे में वो तमाम लोग फैसला करने वाले जिन्होंने खान साहब को या बुशरा बीबी को या दीगर लोगों को रखा हुआ है, वो इस बात पर कन्विंस होते नजर आ रहे हैं कि हाँ, हमें बिल आखिर इनको रिहा करना पड़ेगा और जमहूरी अमल को दवाम देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। एटलीस्ट गंडापुर साहब की जो एफर्ट्स थी वो जहाँ जहाँ भी उसके नताइज जाने थे तो वो जा चुके हैं। बट अदरवाइज अगर मैं उसको ये कहूँ कि कोई डील है तो डील का मैं यकसर। लेकिन आप अहम बात करें, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी अब ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान को, उनकी फैमिली मेंबर्स को मजीद अंदर नहीं रखा जा सकता और इसलिए शायद अब ये सब कुछ जो है हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जब एक खास पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ये पॉलिसी वो नताइज नहीं हासिल कर पा रही जिनके लिए आपने ये एक्शंस लिए थे, तो उसके बाद यकीनन पॉलिसीज में तब्दीली आती है। और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई और उसके अलावा ये जो खान साहब की बहनों की रिहाई और साथ में ये जो हमारे अब कारकुन, आपको पता है कोई 540 तो 2 दिन पहले रिहा हुए हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर की हैं। उससे पहले पुलिस करती थी कि एक तरफ अदालत जमानत देती थी, वो अदालत से बाहर निकलते तो 4 और मुकदमे जेली FIRs में उनको बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें अब ना होने का मकसद ये है कि शायद पहले जो सख्ती थी वो सख्ती करने वालों को अंदाजा हो गया है कि अब ये सख्ती काम नहीं कर रही, बल्कि इसके उल्टे नेगेटिव असरात आ रहे हैं। देखिए, ये डील का नतीजा मैं नहीं समझता कि है, ये अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन साफ अब मान रही है कि डील नहीं, मगर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग है, मगर साथ में ये कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को एहसास हो गया है कि उनकी सख्तियां करामद नहीं साबित हो रही हैं। साम पेशरफ्त के बाद पीटीआई मजीद पुरएतमाद हो रही है। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी जल्द ही इमरान खान की रिहाई के दावे कर रहे हैं। पीटीआई का ये एतमाद पसे पर्दा किसी पेशरफ्त का नतीजा है या फिर कुछ और है, और इमरान खान के रवैये में क्या तब्दीली आई है, जेल कवर करने वाले शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। इमरान खान अक्सर आप लोगों से बात करते थे, ट्रायल आप कवर करते हैं, क्या वाकई कुछ रवैये में तब्दीली है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? शाहजेब, इमरान खान 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। अच्छा, 2 दिन से ना ही वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और ना ही वो जज साहब के पास जा रहे हैं, ना रोस्टम पे जा रहे हैं, जो उनका मामूल होता है कमरा अदालत में। अच्छा, 2 रोज कबल उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने गिला किया कि मेरी जो गुफ्तगू है वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। उनको शायद अपने लोगों ने बताया था कि आपकी जो गुफ्तगू है वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है। फिर हमने उनसे कहा कि बीइंग जर्नलिस्ट हम आपको ये सबूत देने के पाबंद नहीं है कि आपकी गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है, लेकिन आपकी गुफ्तगू बाकायदा तौर पर अखबारात में भी रिपोर्ट हो रही है, डिजिटल मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रही है और टीवी पर भी रिपोर्ट हो रही है।
तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद जो आज गुज़िश्ता रोज भी वो मीडिया के सामने नहीं आए और आज भी वो मीडिया के सामने नहीं आए, और ना ही हमने उनको देखा है इन 2 दिनों में, बिल्कुल भी नहीं देखा, हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा। उनकी बहनें भी 2 दिन से नहीं आ रही हैं, हालांकि जो अलीमा खान है वो कोई भी समात मिस नहीं कर रही है। गुज़श्ता 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि बाकी जो 2 बहनें हैं, नौरीन खान और डॉक्टर उज़मा, वो कभी कभार आती हैं, कभी कभार नहीं आती, लेकिन अलीमा खान हर समात पे मौजूद होती है। लेकिन 2 दिन से हम उनको भी नहीं देख रहे हैं। बुशरा बीबी जब से रिहा हुई हैं, वो भी सिर्फ एक दफा आई है पेशी पर, और करीबन 24 अक्टूबर को वो रिहा हुई और 30 अक्टूबर को वो एक पेशी पर आई थी। उसके बाद हमने उनको नहीं देखा है। लिहाजा जो 2 दिन से क्या ये है कि इमरान खान साहब को बात करने नहीं दी जा रही है, वो कर नहीं रहे हैं, और वो जाहिर है सिर्फ सहाफियों से नहीं बात करते थे, जज साहब से भी प्रोटेस्ट भी करते थे, बात भी करते थे रोस्टम पर, वो भी नहीं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है एग्जैक्टली? उन्हें रोका जा रहा है या वो खुद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनको रोका जा रहा है, क्योंकि कई मरतबा उनको रोकने की कोशिश भी की गई है जेल इंतजामिया की जानिब से। जो वहां हमला होता है, उन्होंने कई दफा उनके गुफ्तगू में रुकावट डालने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान ना ही उनकी बात सुनते हैं और वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। वो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उनको रोका जा रहा है। दूसरी बात यह कि हमें तो ये लग रहा था कि शायद इनको अपने रहनुमाओं ने बताया या वुकला ने बताया कि आपकी बात कहीं पे रिपोर्ट नहीं हो रही है, जो आप साहबियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ये लग रहा था कि शायद इस वजह से वो थोड़े रिलेक्टेंट है या गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो उनका जो कमरा अदालत में एक मामूल होता है, वो हर समात पे जज साहब के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, जेल सहूलियात से मुतल्लिक या केस से मुतल्लिक कोई बात करनी हो वो करते हैं। अगर कोई बात ना भी करनी हो तो हर समात पे वो अपने वुकला के हमरा 5 मिनट 10 मिनट रोस्टम पर खड़े होते हैं। लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये भी नहीं हो रहा है और वो नजर भी नहीं आ रही। जो कमरा अदालत में उनका एक जो कॉर्नर है, फैमिली कॉर्नर, जहां वो बैठते हैं अपनी निशस्त पे, वहां से वो उठे ही नहीं है 2 दिन से, ना वो हमारे सामने, ना हमने उनको देखा है। अच्छा, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जो 25 दिन उनसे मुलाकातों पर जो पाबंदी थी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर, उसके दौरान जो उनके साथ बकौल उनके साथ सलूक हुआ है, जो उनसे सहूलियात वापस ली गई है। हालांकि जेल इंतजामिया मुसलसल इन बातों की और इमरान खान की शिकायतों की तरदीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पार्टी रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान ने खुद भी ये शिकायत न सिर्फ मीडिया के सामने रखी, बल्कि अदालत में भी जज साहब के सामने भी वो बड़े एग्रेसिवली उन्होंने ये जज साहब को बताया कि मेरी जो सहूलियात हैं, मेरे जो किताबें हैं, टीवी है, या जो कपड़े मेरे, क्योंकि अब सर्दी है, गर्म कपड़े भी लिए गए हैं मुझसे, ये मुझे वापस नहीं करे। लेकिन आज हमें पता चला उनको सारी चीजें ये वापस कर दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये भी वापस कर दी गई है। दूसरा एक और मसला है, आप दूसरी बात भी बताइएगा, साथ में मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमें क्या ट्रायल में नजर, 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल फिर किस तरफ जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल हतमी मरहले में कहा जा रहा था वो क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा है, वो उसका क्या हो रहा है? शाहजेब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है वो गुज़श्ता 35 समातों से आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन जो आखिरी गवाह है इस रेफरेंस का, उस पर 35 समातों से जिरा ही नहीं हो रही है। सिर्फ बुशरा बीबी के वकील ने इस आखिरी गवाह पर, जो तफ्तीशी अफसर है इस केस का, उस पर सिर्फ बुशरा बीबी के वकील की जिरा रहती है। लेकिन जो बुशरा बीबी के वकला हैं वो कभी कोई दरखास्त ले आते हैं, कभी एडजर्नमेंट मांगते हैं, कभी बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं। तो ये जो समात है, ये जो ट्रायल है, ये सिर्फ एक गवाह की जिरा की वजह से रुका हुआ है। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी जब रिहा होने के बाद एक मरतबा 30 अक्टूबर को अडियाला जेल पेशी के लिए आई, उनका भी रवैया डिफरेंट था। यानी पहले जब वो अदालत में जब वो होती थी इमरान खान के साथ, जब वो गुफ्तगू करती थी या अपने वकला से करती थी, बल्कि कई मरतबा उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उसमें भी उन्होंने इल्जामात लगाए नाम ले लेकर। लेकिन जब वो रिहाई के बाद 30 अक्टूबर को आई तो बिल्कुल वो खुश थी और उन्होंने अदालत से इजाजत मांगी कि मैंने लाहौर जाना है। और उनको हालांकि समात 5 बजे तक उस दिन चली है, वो उनको 2 बजे ही जाने दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इमरान खान पहले जो इल्जामात लगाते थे, जिन लोगों के नाम लेते थे,
बुशरा बीबी जो इल्जामात लगाती थी, अब ये सिलसिला नहीं है, अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इमरान खान ना किसी का नाम लेते हैं, ना किसी पर इल्जाम लगाते हैं, वो सिर्फ जेल इंतजामिया तक महदूद हो गए कि इन्होंने मुझसे। बहुत शुक्रिया शबीर, तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि दूसरी तरफ वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक दफ़ा फिर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जिन सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा था और जिनको अक्टूबर के पहले हफ्ते में डी चौक आने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था, वो कल रात को जब जमानत पर रिहा होकर पेशावर पहुंचे तो उसके बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुद उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और उनकी सियासी खिदमात पर उन्हें नवाजना शुरू कर दिया और तरक्कियाँ और इनामात दिए जा रहे हैं। कल 2 MPS समेत रिहा होने वाले 82 अफराद में रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी शामिल थे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी के मुताबिक 42 रेस्क्यू एहलकारों को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस बुलाया और अपने भाई MNA फैसल अमीन के साथ खुद रेस्क्यू एहलकारों का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ उन पर फेंकी। उस मुलाकात से मुताल्लिक DG रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अयाज खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने एहलकारों को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद हैं। रेस्क्यू एहलकारों के अलाउंसेस बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई है। इस मामले में आज सेनेट के इजलास में रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने मुतालबा किया कि ये किस तरह का पैगाम है। वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को इसे संजीदगी से लेना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब खामोश हो गए हैं, बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं, वो हमारे कारकुन भी रिहा हो रहे हैं, डील हमारी कोई नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है। उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग में तो नहीं बदल जाएगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाहजेब साहब, कोई डील या कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ इसको आप कहें कि ये हुकूमत का और सिस्टम का कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि ये हार चुके हैं और लड़ाई बड़ी लंबी हुई है, ये अदम एतमाद से शुरू हुई। इन्होंने तहरीक उस वक्त शुरू की, उसके बाद आर्मी चीफ को रोकने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट, लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुए। इलेक्शंस अपनी मर्जी से, असेंबलियां तोड़ के अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश की, वो वक्त पे हुए। 9 मई की बगावत हुई, वो नाकाम हुई। उसके बाद मौजूदा इलेक्शन में वो रिजल्ट हासिल ना कर सके, इलेक्शन के रिजल्ट पर हमला आवर हुए, हुकूमत बनाने से रोकने की कोशिश की, नहीं कर सके। फिर इन्होंने IMF को खत लिखे, IMF से डील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर SCO कॉन्फ्रेंस हो या 26वीं तरमीम, और 26वीं तरमीम आखिरी साबित हुई जब उसको भी रोकने में नाकाम हुए। तो अब तो बात आ गई है ट्रंप तक कि वो आएगा तो वो हमें छुड़ाएगा। और बात यह है कि सियासी तौर पर ना ये इनकलाब ला सके और ना कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस या तहरीक चला सके कि हुकूमत ब्लैकमेल होती या इस हद तक आ जाती कि वो इनकी मन मर्जी के मुकदमात से भी छोड़ती, इनको हुकूमत में भी। मगर फिर तलाल साहब ये हो क्यों रहा है? देखें, उनके एहतजाज तो हुए नाकाम, अब मगर इमरान खान साहब जो अचानक खामोश हुए 2 दिन से, किसी से बात ही नहीं कर रहे, वो ट्रंप को बताने के लिए तो नहीं ना है, ट्रंप की उम्मीद में तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। बुशरा बीबी रिहा होती है, खामोश हो गई हैं, तरीके से आप खुद इशारे दे रही है कि हाँ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो क्यों वो तो ये कह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो गई है, इतना क्रैक डाउन करके, जबर करके। वो कहते हैं इमरान खान को तोड़ने में नाकाम हुए, इसलिए अब वो जो है वो नरमी दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हुकूमत ने अगर किसी को अंदर रखना हो तो उसके पास 100 ऐसी चीज़ें हैं और कि वो कर सकती है। उनकी रहाई और दोबारा ना उनकी गिरफ्तारी हुकूमत का कॉन्फिडेंस है, और पॉलिटिकली भी हम कॉन्फिडेंट है 26वीं तरमीम के बाद कि उनके वो तमाम अहदाफ जिससे नाकाम होने के बाद वो मायूस हैं। और जो आप बात कर रहे हैं ट्रंप वाली, इनके रहनुमा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और इनके सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो अब आएगा, वो जीतेगा तो वो हमें रहा करवाएगा। मामला ये है कि अगर ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई डील है, तो ये तासर बड़ी देर से गंडापुर भी 2 जो एहतजाज किए उसमें भी देने की कोशिश करते रहे हैं।
और लोगों को अपने होप देते हैं, ताकि क्योंकि बड़ा टूट फूट का शिकार है, अंदर इनके बहुत डिवीजन है, बहन कुछ कहती है, भाभी कुछ कहती है, केपी के ग्रुप कुछ कहता है, लाहौरी ग्रुप कुछ कहता है, इसलिए ये इस वक्त मायूस भी हैं और बड़ी बुरी तरह मगर ताजू साहब, अगर तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी तरफ से बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो दूसरी तरफ ये भी इशारा दे रहे हैं कि फिर हम एक भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं, 2-3 लाख लोग लाने जा रहे हैं। आज आपने सेनेट में तकरीर भी की कि चीफ सेक्रेटरी पूछे, वफाकी हुकूमत पूछे, क्योंकि गंडापुर साहब ने रेस्क्यू 1112 के उन अहलकारों को बाकायदा तौर पर इनाम भी दिया, एक स्टेप प्रमोशन भी दी जो कि एहतजाज में आए थे। आप उस पर अब एहतजाज कर रहे हैं, मगर इस बात का इशारा तो है ना उनकी तरफ से कि जो भी अगर सरकारी वसाइल भी यूज हो या सरकारी एहलकार भी अगर हमारे सियासी मकसद में हमारे साथ है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आइंदा अगर कोई एहतजाज वो लेकर आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको उसमें जो है केपी के मुलाजमीन साथ नहीं दे रहे होंगे या ताउन नहीं कर रहे होंगे, तो आपके लिए तो मुश्किल ही बढ़ेगी। देखिए, एक तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल की गई है और ये बड़ी जान जोखों से हासिल की गई है, पाकिस्तान ने बहुत पे किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी संभली है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन हुई है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, गरीब को उम्मीद बनी है, गरीब का चूल्हा चलने लगा है, पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किसी सूरत वो 26वीं तरमीम हो या 126वीं करनी पड़े, इसको नहीं जाने देंगे। ये की है पाकिस्तान की इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बगैर गरीब का चूल्हा और गरीब की रोटी और पाकिस्तान नहीं चल सकता। दूसरी साइड पर जो आप कहते हैं, देखिए इनका तो ये पहले दिन से वतीरा है। हम उन शोहदा के गलों में और उनके मकबरों पर फूल डालते हैं। इन्होंने शोहदा जो दुश्मन से लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी यादगारों को पांव के तने रोंदा। वैसे मगर आपको क्या नजर नहीं आ रहा है इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वो जल्द रिहा होंगे, नहीं होंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की है कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो रिहा हो जाएंगे, कुछ खामोश रहेंगे, कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये आपको पता नहीं है अगर हो भी रही है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान? नहीं तो मुझे ये बताइए, कौन पीछे हट रहा है? कौन वो जो कहता था ना मैं झुकता हूं, ना मैं किसी के आगे सर निगू करता हूं, कौन इस इनकलाब से और इस बयानिए से पीछे हो रहा है और ये अफवाहें फैला रहा है कि उनकी कोई डील होने जा रही है? और कौन अफवाहें फैलाता है कि अब अमेरिका से हमने उनकी मिन्नत करनी शुरू की है, अमेरिका हमें छुड़ा लेगा, जो कि एक बहुत बड़ा गद्दार था जिन्होंने इनकी हुकूमत ख़त्म की थी? तो मेरा ये इस वक्त हारे हुए हैं, मायूस हैं, ये अपनी एक फेस सेविंग चाहते हैं, ये पॉलिटिकली ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि तासत देके कि हमारी कोई डील हुई है, ताकि पॉलिटिकल इन्हें फेस सेविंग मिल सके, इनकी पार्टी बच सके। इनकी पार्टी में तो उनको लोगों को शोकाज दे दिया गया है जो कि इनके की लोग हैं। तो ये जो नाकामी और टूट फूट है, अब अगर ये इसको कोई नाम दे तो ये फेस सेविंग है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, अदारे साथ खड़े हैं, और ये हम समझते हैं कि ये आज तक की कामयाबी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये अदारों की मावनत से, उनकी सोच की कंसिस्टेंसी से और उनके भरपूर जो फैसला है कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है, किसी को लाडला नहीं बनाना, उसकी वजह से है। और ये आप देख कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। एक तरफ वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने है, तो दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत में दरार और इख्तलाफात मजीद वाज़ेह हो रहे हैं। एहतजाज की हिकमत अमली पर शेर अब्दुल मरवत और सलमान अकरम राजा एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, और ये तनाज़ा अब शुरू ही हुआ था कि आज एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है जो पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से मुताल्लिक है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत के एंटी करप्शन ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान को मालम जब्बा स्कैंडल में तलबी का नोटिस भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ामात पर 12 नवंबर को तलब कर लिया गया है। इस मामले पर आतिफ खान ने पहले जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से बात की और फिर हमें अपना मौक़िफ़ दिया। आतिफ खान के मुताबिक सबको पता है कि ये नोटिस क्यों आया है और किसके कहने पर आया है। इसका मकसद पार्टी को नुकसान पहुँचाना है, और पार्टी को नुकसान पहुँचाने का मतलब इमरान खान को नुकसान पहुँचाना है। मेरा दामन साफ़ है और हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी चीज़ों से पहले भी बाहर निकल आए हैं, तो ये क्या चीज़ है और इस पर क्या होगा, लेकिन बहरहाल इससे अगला बंदा अपनी हैसियत और
सोच दिखा देता है। इस मामले में नैब ने भी कितने साल इंक्वायरी करके बंद कर दी थी। दूसरी बात यह है कि 2014 में परवेज खट्टर चीफ मिनिस्टर थे, महमूद खान टूरिज्म के मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त ना चीफ मिनिस्टर था ना मुतल्लिका मिनिस्टर था। और तीसरी बात यह है कि हमारे सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने यह सारा प्रोसेस करवाया था क्योंकि वो हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर रहे थे और उस वक्त आजम खान सेक्रेटरी टूरिज्म थे। तो इस वक्त मुझे ये नोटिस इसलिए भेजा है कि कोई एतराज़ ना करे, कोई सच ना बोले, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मैं और ज़्यादा बोलूँगा, कोई और बोले या ना बोले, मैं तो बोलूँगा क्योंकि हमारा सूबा है और हमारी पार्टी है। अगर उसको नुकसान होता है तो किसी एक बंदे की वजह से तो मैं उस पर चुप नहीं रहूँगा। ना पहले चुप रहा था ना अब चुप रहूँगा, बल्कि और मज़ीद बोलूँगा। आतिफ खान ने मज़ीद बताया कि अगर कोई अपने मफादात या सूबे में थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाने या कोई फंड्स लेने के लिए नहीं बोलता तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी खान साहब के नाम पर लोगों ने हम सबको वोट दिया था और फिर भी उनके नाम पर वोट देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोच है। जो सच बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं और जो चुप रहना चाहते हैं वो भी चुप कर जाते हैं। आतिफ खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप का हिस्सा समझा जाता है और पहले भी उनके दरमियान इख्तिलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत ने आज एक और काम कर दिया है, क्या इससे उनके साथ रहने वाले भी उनके मुखालिफ हो सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका बदलने, आईनी बेंचेस के क़याम और जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहती है। 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ के साथ 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाली JUI भी इस तजवीज़ की मुखालफत कर रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस तरीके से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद जजेस लाना चाहती है। 3 सितंबर को हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर चीफ जस्टिस समेत 23 करने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने एतराज़ उठाते हुए कहा था कि ऐसा बिल लाने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने दानियाल चौधरी को यह बिल पेश करने से रोक दिया था। लेकिन 10 सितंबर को प्राइवेट मेंबर डे पर दानियाल चौधरी ने यह बिल दोबारा ऐवान में पेश किया था, जो बाद में कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भेज दिया गया था और फिर यह खबर आई थी कि हुकूमत इस बिल को खुद ऐवान में पेश करेगी। तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत आज ये बिल कौमी असम्बली में लाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तामी हवाले से आज सेनेट में पेशरफ्त हो गई है और फारूक नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने आज अक्सरियत राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान और JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमें इस तरह कानून साजी पर इख्तिलाफ है, जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हमारे साथ रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्जा साहब मौजूद है। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने पहले भी ये कह दिया था कि जी ये हमें मंजूर नहीं होगा, हुकूमत ये तरीक़ाकार पे ना जाए। आज आपने तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, मगर हुकूमत आगे बढ़ी है। 25 जजेस क्या करेगी JUI? क्या तहरीक इंसाफ और आप कहीं ना कहीं करीब आ रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, बाकी जमातों से भी बात करेंगे। देखिए, एहतजाज की तरफ तो अभी तक ये बात हमारी तक प्रीमैच्योर है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान का को वेल विशेस का प्रोग्राम अपना पैगाम आया था थ्रू असद कैसर साहब और अली जफर साहब मौलाना के लिए, वो मैंने आज कन्वे किया है। और मैंने उनको गिला भी किया था कि आपने कहा कि जिन्होंने 26वीं तरमीम पे जो है वो वोट दिया, आपने उनको गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना के बारे में तो हमने ऐसी बात नहीं की है। तो बहरहाल मगर खान साहब, पैगाम क्या था एग्जैक्टली? क्या पैगाम था इमरान खान साहब की तरफ से जो आपको दिया गया और आपने मौलाना तक पहुंचाया? मुझे तकरीबन 1:30 बजे के लगभग जो है वो मैसेज आया था कि असद कैसर साहब और अली जफर साहब अली जफर की चैम्बर में बैठे हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए आ जाइए। तो मैं गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब, उन्होंने मौलाना का पैगाम दिया कि वेल विशेस का कि उनकी नेक ख्वाहिशात हैं मौलाना के। तो मैंने दिया उनको नेक ख्वाहिशात का इमरान खान साहब की तरफ से वो पैगाम भी मैंने पहुंचा दिया। अच्छा, फिर ये बताइएगा अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? ज़ाहिर है आप अपने कंसर्न्स का बहुत ज़्यादा इजहार कर रहे हैं, हुकूमत तादाद बढ़ाने जा रही, क्या किया जाए? क्योंकि हुकूमत तो नहीं रुक रही है। देखिए, हुकूमत नहीं रुक रही है और हुकूमत शायद एक ऐसी तबाही के रास्ते पे चल गई है। 26th अमेंडमेंट जो है ना वो उन्होंने करवा ली, हमने भी साथ वोट किया, लोगों किसी ने गिला किया, किसी ने कहा कि जी बहुत कुछ जो है ना वो आपने डाइल्यूट कर दिया है। बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं, ये आज हमारी जहाँ पे भी इवन PTI से भी जो उनके नज़दीक के हलकों से बात होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो भी कहते हैं कि असर निकल गया, उससे ज़्यादा शायद मुमकिन है कि इस हालात में ना हो सकता। मगर स्टिल जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ तजर्बे करने के मराहिल में है। पहला तजर्बा कर लिया, उसके बाद मायूस हैं। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो उनको
उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी से पहले जो है ना, वो अमेंडमेंट करने से पहले जो खुशी जो उनको फील हो रही थी। तो अब ये फिर दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं और ये तजर्बा भी शायद जो है वो अल्टीमेटली उनको कोई अच्छा नहीं होगा। हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस आया जब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए और रऊफ अता साहब जीते। अब वहां पर ज़ाहिर हामिद खान साहब कह चुके थे कि हम एहतजाज करेंगे, 29 अक्टूबर को पता चल जाएगा, आप नतीजा देखिएगा। मगर उनका जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे तरीके साहब के, वो नहीं कामयाब हुए। मगर रऊफ अता साहब आपके गालिबन जूनियर हैं, आप भी हुकूमत के साथ इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? जी, JUI की वो वर्कर हैं और मुझसे भी पुराने वर्कर हैं वो रऊफ अता साहब, और उनकी वाइफ जो है ना वो सिटिंग हमारी MP हैं और तीसरी दफा MP हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो JUI के साथ कितना जो है ना वो उसकी अटैचमेंट होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगी। सब तो वकला अगर तहरीक का हामिद खान साहब कह रहे हैं तो फिर रऊफ अता साहब और JUI क्या कहाँ वजन डालेंगे? हामिद खान साहब तो हम आपस में हमेशा जो है ना वो मुख्तलिफ दड़ों में रहे हैं, बावजूद इसके कि मुशर्रफ के अगेंस्ट जस्टिस वजीर को मैंने प्रपोज या सेकंड किया था उनके कहने पे, उस वक्त भी मैं सेनेट में था। जफर साहब ने यह भी कहा कि रऊफ अता साहब का जीतना इस बात की निशानदही है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के वकला ने कबूल कर लिया है। कबूल हो गए ना, वो कबूल हो गए क्योंकि उसमें ऐसे है कि मुकला में मतलब हम इस ग्रुप में, आसमा वाले ग्रुप में दो, आप समझ लें कि दो सोच रखने वाले लोग थे। एक आजम साहब का, मिनिस्टर साहब का और भून साहब का, और एक मेरे जैसे लोगों का। तो वो दोनों ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, दोनों सोच रखने वाले जो है ना वो विद इन ग्रुप जो थे मामला, वो सपोर्ट कर रहे थे रऊफ अता साहब को। और अगर ये भी सपोर्ट करते हैं तो हम उनको ज्यादा इंडिपेंडेंट एक शख्स के तौर पर, एक ज्यादा इंडिपेंडेंट सदर की सूरत में सामने लाते हैं, और उसका PTI को भी शायद फायदा पहुंचता, मगर PTI जो है ना वो हमेशा आखिर में अपना फायदे को नुकसान में बदल देती है। बहुत शुक्रिया कमरुल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और आम खबर है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और इंतखाबी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें अमरीका की तारीख के सख्त तरीन समझे जाने वाले इन इंतखाबात पर मरकूज हैं और हर तरफ से ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पहली दफा सदारती इंतखाब लड़ने वाली नायब सदर कैमला हैरिस अमरीका की तारीख की पहली खातून सदर बनेंगी, या फिर मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यानी आखिरी मरतबा अमरीकी सदर बनेंगे। जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला मजीद सख्त और फतह का मार्जिन भी कम होता जा रहा है। जून के आखिर में जब पहला सदारती मुबाहिसा हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक इस बड़े मुकाबले में कई बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। पहले मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन मुबाहिसे में बदतरीन कारकर्दगी और उनकी सेहत और उम्र पर होने वाली तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्हें आखिरी वक्त में इंतखाबी दौर से गैर मामूली तौर पर दस्तबरदार होना पड़ा। इस मुबाहिसे के बाद उनके मुखालिफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन उनसे काफ़ी बेहतर समझी जा रही थी और उन्हें अक्सर इंतखाबी पोज में बाइडेन पर बढ़तरी हासिल थी। मगर बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर उम्मीदवार नामजदगी ने हुक्मरान जमात की इंतखाबी मुहिम में नई जान डाल दी थी और जुलाई में वो नामजदगी हासिल करने के बाद से ही इंतखाबी रैलियों में ट्रंप और उनकी पॉलिसीज पर शदीद तनकीद करने लगी। सितंबर में दूसरी सदारती मुबाहिसे के बाद कैमला हैरिस को ट्रंप पर अक्सर इंतखाबी सर्वेज में बढ़तरी हासिल होने लगी और फिर मुबाहिसे में भी उनकी कारकर्दगी सदर ट्रंप से बहुत ज़्यादा बेहतर रही थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस बढ़तरी में भी तब्दीलियां आती रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अक्सर तज्जियाकार और मीडिया आउटलेट्स हालिया इंतखाबात को अमरीकी तारीख के सख्त तरीन मुकाबलों में से एक करार दे रहे हैं। CNN के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इस बार व्हाइट हाउस के लिए मुकाबला इंतहाई सख्त है। CNN के आखिरी नेशनल पोल के मुताबिक 47% मुमकिन वोटर्स ने नायब सदर कैमला हैरिस की हिमायत की है और इतने ही यानी 47% ही ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है। सितंबर में मुमकिन वोटर्स का तनासुब कैमला हैरिस के हक में 48% और ट्रंप के हक में 47% था, जो नए पोल के बिल्कुल करीब है। जबकि रॉयटर्स के एक हालिया सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी सदारती मुहिम के आखिरी मरहले में कमजोर हो गई है। पोल में कैमला हैरिस की ट्रंप पर बढ़तरी सिर्फ 1% पॉइंट रह गई है, यानी 43% के मुकाबले में सिर्फ 44%। रॉयटर्स का ये 3 रोजा पोल इतवार को मुकम्मल हुआ था और उसके नतीजे 5 नवंबर के इंतखाबात से पहले की सूरत हाल को जाहिर करते हैं। कैमला हैरिस को जुलाई में सदारती दौड़ में शामिल होने के बाद से रॉयटर्स के तकरीबन हर पोल में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उनकी ये बढ़तरी सितंबर के आखिर से मुसलसल कमजोर होती जा रही है। इससे पहले होने वाले एक पोल में कैमला हैरिस को ट्रंप पर 2% पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल थी। अमेरिका में इंतखाबात के लिए 5 नवंबर का दिन मुकर्रर है, ताहम अक्सर अमरीकी रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का ऑप्शन होता है और हर दफ़ा
करोड़ों अमरीकी वोटर्स पोलिंग डे से पहले ही अपना वोट कास्ट कर लेते हैं। इस बार भी अब तक 6 करोड़ से ज़ायद अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीका में इंतखाबी तरीक़ाकार बाकी दुनिया से कदरे मुख्तलिफ है। इन इंतखाबात में असल मुकाबला तो सदारत के लिए होता है, ताहम वोटर्स बराह रास्त सदर को वोट नहीं देते, बल्कि वो अपनी अपनी रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, जो बाद में सदर का इंतखाब करते हैं। इन नुमाइंदों की तादाद 538 होती है और उन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है। वो सदारती उम्मीदवार को इंतखाब जीतने के लिए सादा अक्सरियत यानी 270 या इससे ज़ायद इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस बार अमरीकी इंतखाबात में इंतहाई सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 270 के नंबर को पार करने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप सख्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन इंतखाबात में 7 अमरीकी रियासतों को इंतहाई अहमियत हासिल है। ये रियासतें गेम चेंजर तस्वुर की जा रही हैं और इस वक्त ये तमाम रियासतें दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। अल जज़ीरा की तज्ज़िये के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके बदले मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अनडिसाइडेड वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए सख्त मुकाबला कर रहे हैं। अक्सर पोल्स के मुताबिक इस बार जिस कदर सख्त मुकाबला है, ऐसा मासी में कम ही देखने को मिला है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है और इसके नताइज 7 अहम रियासतों में वोटर टर्नआउट के जरिए तय हो सकते हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड रियासतें कहा जाता है। इन अहम रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना की रियासतें शामिल हैं। इन रियासतों के पास मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें 19 वोट्स रियासत पेंसिल्वेनिया के पास हैं, जबकि शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया 16-16, मिशिगन 15, एरिजोना 11, विस्कॉन्सिन 10 और नेवाडा 6 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल रियासतें हैं। डेटा वेबसाइट 538 के रोजाना की बुनियाद पर होने वाले पोल जायज़ों के मुताबिक कमला हैरिस की मिशिगन में बढ़तरी 0.2 पॉइंट से बढ़कर 1 पॉइंट तक पहुंच गई है और उनका नेवाडा में भी मामूली बढ़तरी हासिल है, जबकि रियासत विस्कॉन्सिन में उनकी बढ़तरी 0.8 पॉइंट्स तक बढ़ गई है। दूसरी जानिब ट्रंप को रियासत पेंसिल्वेनिया में 0.4 पॉइंट्स की मामूली बढ़तरी हासिल है, जबकि शुमाली कैरोलिना में उनकी बढ़तरी थोड़ी कम होकर 1.3 पॉइंट से 1.1 पॉइंट्स पर आ गई है। ट्रंप ने रियासत एरिजोना में भी बढ़तरी हासिल की है, जहां वो 2.2 पॉइंट्स की बढ़तरी में है और जॉर्जिया में 1.8 पॉइंट्स की बढ़तरी रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पोल एवरेज में दिखाए गए ये मामूली फर्क इंतखाबात की रात तक बरकरार रहते हैं तो ट्रंप जीतने के लिए ज्यादा मौजूद उम्मीदवार होंगे। ताहम अगर इन अहम रियासतों में कमला हैरिस की हिमायत में थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो ये उनकी जीत का सबब बन सकती है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखिए। बानी पीटीआई इमरान खान के फोकल पर्सन इंतजार पंजोदा की गुमशुदगी को 4 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है और इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के लिए उनके साथी वकील फैसल चौधरी और अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर 29 अक्टूबर को होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने अदालत से 2 दिन का वक्त मांगा था और दावा किया था कि जुमे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। मगर जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के लिए मजीद 24 घंटों का वक्त मांग लिया। दौरान समाअत अदालत में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत से कहा कि उम्मीद है कि 24 घंटे में इंतजार पंजोदा बाजियाब हो जाएंगे। इस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल ने उम्मीद दिलाई है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इंतजार पंजोदा खैरियत से वापस आ जाएं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोदा वापस आ जाएंगे, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत पीर 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंतजार पंजोदा 7 अक्टूबर से लापता है। तो हमें आगे बढ़ते हैं। सितंबर में महंगाई हुकूमती तवक्कात से भी कम यानी 6.9% आई और अक्टूबर में भी महंगाई 7.2% आई है, यानी महंगाई मुसलसल सिंगल डिजिट में आ रही है। जबकि 3 दिन बाद यानी 4 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है, जिसमें शरह सूद में तकरीबन 2% की कमी की तवक्को की जा रही है, जिससे शरह सूद 15.5% हो जाएगी। दूसरी जानिब आज तिजारत के भी नंबर सामने आए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अक्टूबर में बरामदात 11% इजाफे के बाद 2.9 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि दरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% कम होकर 4.47 अरब डॉलर्स रहीं, जिसके बाद अक्टूबर में तिजारती खसारा 31% कम होकर 1.5 अरब डॉलर्स हो गया है। गुज़िश्ता माह सितंबर के मुकाबले में भी तिजारती खसारा 18% कम रहा है। दूसरी जानिब रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में FBR अपना टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया है। ज़राए के मुताबिक FBR को रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 188 अरब 80 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ने रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 3,631 अरब 40 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे करना थे। इसके मुकाबले में FBR 3,442 अरब 60 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर सका है। ज़राए के मुताबिक FBR ने रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 169 अरब रुपए से ज़्यादा रिफंड जारी किए, जबकि सिर्फ अक्टूबर के महीने में FBR ने 879 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि टारगेट 980 अरब रुपए का था। यानी FBR ने अक्टूबर में हदफ से 101 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है। आज के प्रोग्राम में इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।